25 जून 1975 यानी आज ही के दिन आधी रात को लोकतंत्र की सांसें थम गईं। एक प्रधानमंत्री जिसकी कुर्सी खतरे में थी, एक बेटा जो सत्ता का स्वाद चख रहा था और एक देश जो अचानक कैद में बदल गया। प्रेस पर पहरा, बोलने पर बैन, विरोधियों को जेल। दरअसल आपातकाल सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। यानी 25 जून 1975 आधी रात को लोकतंत्र की सांसें थम गईं। एक कलम जो सच लिखती थी अब कांपने लगी। एक अखबार जो सुबह सुबह सच जगाता था अब सरकार की इजाज़त का मोहताज हो गया। और एक नेता जिसने देश को चुप्पी की जंजीरों में कैद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम लोकतंत्र को बचाने के लिए था या फिर सत्ता को बचाने के लिए। दरअसल ये वर्ष था 1971 का, जब देश में इंदिरा गांधी का एक छत्र शासन हुआ करता था। मीडिया उन्हें आयरन लेडी कहा करती थी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जब इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे। लेकिन इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि समय उनके फेवर में है और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने 1972 के जनरल इलेक्शन को एक साल पहले ही 1971 में करवाने का फैसला ले लिया। उनके इस फैसले से अपोजिशन पार्टी जनसंघ में काफ़ी शॉक्ड थी। उन्होंने रायबरेली की सीट पर वहां के सबसे पॉपुलर फेस राज नारायण को इंदिरा के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट कराने के लिए भेज दिया था। उस समय जहां पर अपोजिशन ने इंदिरा हटाओ के नारे लगाए, तो वहीं इंदिरा जी ने बड़े ही टैक्टफुली इन नारों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय गरीबी हटाओ के नारों से उसे रिप्लेस कर दिया। इसके थ्रू इन्होंने लोगों से अपील की कि अब फैसला उनके ऊपर है, इंदिरा को हटाना है या फिर गरीबी को। इस इलेक्शन में इंदिरा को फिर 1,83,000 वोट मिले, वहीं राज नारायण को 71,499 वोट मिले। इसके बाद राज नारायण ने इंदिरा पर बैलेट पेपर टाइपिंग और करप्ट प्रैक्टिसिंग का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी। इस मामले में कोर्ट द्वारा फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई और कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी वाकई में दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने कैंपेन स्टेज, लाउड स्पीकर जो गवर्नमेंट के होते हैं और इलेक्शंस में एक पार्टी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकती है, उन्हें भी यूज़ किया गया था। और IAS, IPS जैसे गैजेट्स ऑफिसरों को भी उन्होंने अपने पार्टी के इलेक्शन एजेंट की तरह यूज़ किया था। इस केस के फाइनल वर्डिक्ट यानी डिसीजन को आने में तकरीबन 4 साल लग गए। इन 4 सालों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी जो देश चला रही थी। साल 1975 देश आज़ाद तो था लेकिन बेचैन भी था। फिर आता है 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने भारतीय राजनीति की ज़मीन हिला दी। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव अवैध करार दे दिया गया था। आरोप चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग। फैसला साफ था कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ना होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुँची। कोर्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन न संसद में बोल सकती हैं न वोट डाल सकती हैं। वो देश की सबसे ताकतवर महिला अब एक नाम मात्र की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। दिल्ली का दूसरा चेहरा उभर रहा था। एक तरफ दिल्ली में सत्ता फिसल रही थी तो दूसरी तरफ उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के हजारों लोग इकट्ठा थे और मंच पर खड़े थे JP यानी जयप्रकाश नारायण। उन्होंने बस एक लाइन कही, अब इस देश को टोटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। टोटल रेवोल्यूशन डर का था दूसरा नाम। जी हाँ, JP का ये रेवोल्यूशन शब्द इतिहास से भरा हुआ था। यानी रशिया में इस शब्द ने जारशाही ख़त्म कर दी थी, चीन में साम्यवाद की नींव रख दी थी और अब ये शब्द दिल्ली की सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा था। इंदिरा गांधी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं उन्हें बांध रही हैं। वो खुलकर कोई बड़ा फैसला या बड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी। लेकिन JP आंदोलन ने उन्हें वो जस्टिफिकेशन दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने इसे आंतरिक संकट कहा और उठा लिया सबसे बड़ा कदम। यानी 25 जून 1975 की वो रात जब लोकतंत्र की हत्या हुई, तानाशाही हावी हुई। 25 जून की रात जब देश सो रहा था
ऑल इंडिया रेडियो पर अचानक एक ऐलान होता है, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। कारण बताया गया कि आंतरिक गड़बड़ी है, लेकिन हकीकत थी सत्ता की हिफाजत। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे काला अध्याय। आपातकाल लागू होते ही राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूस दिया गया, यानी अखबारों की स्याही सेंसर कर दी गई। रेडियो और दूरदर्शन पर सिर्फ सरकार की आवाज़ें गूंजती थी। आम नागरिक डर और सन्नाटे में जीने को मजबूर हो गया था। यानी भारत में लोकतंत्र था लेकिन सांसें रोक कर खड़ा था। वोट था लेकिन आवाज़ नहीं थी। अधिकार थे मगर इस्तेमाल नहीं था। और सत्ता बस एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही थी। सवाल उठने लगे, क्या देश की जनता को चुप रहने का आदेश देना तानाशाही नहीं थी? क्या मीडिया को सेंसर कर देना संविधान की हत्या नहीं थी? 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अध्याय था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का हर संभव कोशिश किया गया। इस दौर में केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत होने वाले पत्रकारों, संपादकों और प्रकाशनों को ये तो चुप करा दिया गया या फिर उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर रख दिया गया। दरअसल इस लेख में उन तमाम घटनाओं और पात्रों को शामिल किया गया है जो आपातकाल के दौरान मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का दमन पर जुड़े हुए रहे थे। यानी सूचना और सत्ता। आपातकाल की पूर्व संध्या पर सूचना मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, यानी संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ने दबाव डाला कि सरकारी मीडिया को उनके हिसाब से चलाया जाए, लेकिन गुजराल ने साफ मना कर दिया, ये माध्यम सरकार का नहीं जनता का है। दरअसल 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, लेकिन आकाशवाणी ने उसे घुमाकर नहीं दिखाया। 25 जून को रामलीला मैदान की विपक्षी की रैली की कवरेज हुई। बस यहीं से गुजराल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। संजय गांधी ने डाटा, इंदिरा गांधी ने स्क्रिप्ट मांगना शुरू कर दिया और गुजराल बाहर कर दिए गए। दरअसल इस दौरान संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने बीबीसी के मार्क टली पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। क्या ये आरोप सच थे या बस सच को दबाने का बहाना था? क्योंकि उन्होंने कहा कि गुजराल ने गिरफ्तारी से, क्योंकि बीबीसी के पत्रकार की गुजराल ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया था, लेकिन एक गायक ने कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया तो उसका रेडियो से उसका संगीत ही बैन कर दिया गया। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी थी या सत्ता की सनक? दरअसल 4 एजेंसियों को मिलाकर समाचार बनाए गए। एक ही भाषा, एक ही सोच, एक ही खबर। यानी फिल्में भी चुप थी। आंधी और किस्सा कुर्सी का बैन कर दी गई। प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया गया। वो दौर सवालों का नहीं, आदेशों का था। जो सत्ता से सहमत नहीं था वो चुप कर दिया गया। मीडिया मरा नहीं था, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या सरकार को इतनी घबराहट थी कि संपादकीय कॉलम तक खाली करवा दिया गया? क्या खाली कॉलम किसी विरोध से ज़्यादा अवसरवाद होता है? गौर किशोर घोष ने सिर मुड़वा लिया और सड़कों पर चल पड़े। क्या यही था उस दौर का सबसे क्रांतिकारी बयान? दरअसल इस दौरान 103 पत्रकारों ने विरोध प्रस्ताव पास किया, लेकिन क्या सरकार को फर्क पड़ा या फिर कुलदीप नैयर को जेल भेजना जरूरी समझा गया? दरअसल आयरन लेडी इंदिरा का एक अनाउंस था, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। रातों रात अपोजिशन लीडर को घर से उठा लिया जाता है। विजया राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मुरारी जी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडीज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जैसे नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया। और जो लीडर्स पुलिस से डरकर भाग रहे थे, छुप रहे थे, उनके घर वालों पर परेशान किया जाने लगा, उन्हें प्रेशराइज किया जाने लगा। इमरजेंसी यानी डर, दर्द और दमन का दौर। इमरजेंसी के दौरान सिर्फ आज़ादी नहीं छीनी गई, इंसानियत को भी कुचला गया। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की एक किताब बताती है कि जेलें भर चुकी थी, कैदियों को बिजली के झटके दिए जा रहे थे,
बर्फ पर कपड़े उतार कर लिटाया जा रहा था, सिगरेट और मोमबत्ती से जला दिया जाता था, कई दिनों तक उल्टा लटकाना, यहाँ तक कि अपना ही यूरिन पीने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये सब भुगत रहे थे वो लोग जो न अपराधी थे न आतंकी, बस विपक्ष के नेता थे या पत्रकार। दरअसल फोर्सफुल नसबंदी, इस दौरान दूसरा भी एक बड़ा डिसीजन लिया गया, जब आंकड़े इंसानियत से बड़े हो गए और फिर आया सबसे काला अध्याय, फोर्सफुल नसबंदी। यानी 1952 से चल रही फैमिली प्लानिंग की स्कीम को इमरजेंसी में एक आंकड़ा पूरा करने की होड़ बना दिया गया। लाखों पुरुषों को जबरन नसबंदी के लिए पकड़ा गया। गरीबों, मजदूरों और गांव वालों को डरा धमका कर लाइन में खड़ा कर दिया गया। न राशन मिलेगा न नौकरी अगर नसबंदी नहीं कराई गई। कुछ मामलों में तो पुलिस घरों से उठाकर ले गई। यानी सोचिए, एक लोकतंत्र में लोगों के शरीर पर ज़बरदस्ती की जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि किसी की सत्ता सुरक्षित रहे। इमरजेंसी, सच क्या था इसका? इमरजेंसी का दौर भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर देश को एक तानाशाही शासन में बदल दिया था। जेलों में लोगों को बिजली के झटके दिए गए, उल्टा लटकाया गया, बर्फ में सुलाया गया और उन पर तमाम सारे हथकंडे यूज किए गए। दरअसल वो नेता तो थे ही थे, पत्रकार भी थे और उस समाज के, उस शासन के विरोधी भी थे, आवाज़ लगा रहे थे। दरअसल इस भयावह मंजर के बाद जनता का गुस्सा बढ़ता गया। फिर 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान कर दिया। कांग्रेस हारी और जनता पार्टी ने सरकार बनाई। सबसे पहले जनता पार्टी ने 42वें संशोधन का पलटना और 44वें अमेंडमेंट का लाना तय कर लिया। अब इमरजेंसी लगने से पहले ही राष्ट्रपति को मंजूरी ज़रूरी कर दी गई। यानी पहले कोई इमरजेंसी लगेगी तो उससे पहले राष्ट्रपति का बयान या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी था। पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इमरजेंसी एक राष्ट्रीय ज़रूरत थी या फिर सत्ता बचाने की चाल? कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल साजिश थी, CIA तक फंडिंग कर रहा था। कुछ कहते हैं कि नसबंदी पर वेस्टर्न दबाव था और कई थिंकर्स मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब किया, बल्कि देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या ये देश के लिए था या सिर्फ एक परिवार के लिए था ये सब कुछ? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग जानें कि जब लोकतंत्र पर पहरा बैठता है तो उसकी कीमत जनता चुकाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।